Honorable Agriculture Minister, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदन में 9 या 10 घंटे से ज़्यादा सदन के सभी सदस्यों के मन में जिसकी चिंता है, ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बड़ी गंभीरता से डिस्कशन हुआ। ये जो विषय था, इसमें 2 हिस्से थे। एक किसानों की आत्महत्या और दूसरा उचित मूल्य। बल्कि ये दो विषय ऐसे विषय है कि जिस बारे में पूरी देश की कृषि नीति है और कृषि स्थिति है, इस बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा ले लिया, इन सभी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि सभी सदस्यों के जो विचार यहाँ रखे गए, इसमें कुछ न कुछ अच्छे सुझाव आए, जिसका फायदा शायद कोई नई कदम उठाने के लिए भी मुझे हो जाएगा। सभी सदस्यों ने यह कहा कि इस देश का बहुत सा बड़ा वर्ग खेती पर निर्भर रहता है। अलग चित्र है। हिंदुस्तान दुनिया की 16-17% आबादी रहने वाला एक देश है। दुनिया का 4.2% वाटर, पानी इस देश में है। दुनिया की 2.4% जमीन इस देश में है। सिक्सटी 65% आबादी खेती पर निर्भर रहती है। देश का जो वार्षिक उत्पादन है, इसमें 21% जिम्मेदारी उत्पादन करने की जीडीपी की इस देश का किसान और जमीन पर मेहनत करने वाला मजदूर करता है। और 11% जो देश का जो एक्सपोर्ट है, इसमें 11% हिस्सा खेती क्षेत्र का है। पिछले 4-5 सालों से हमने अनाज का उत्पादन देखा तो 208, 209, 210 मिलियन टन इतना उत्पादन करने के लिए हम लोग कामयाब हो गए। और हर साल इस देश के किसान खेती के माध्यम से जो संपत्ति पैदा करते हैं, राशि पैदा करते हैं, इसकी कीमत 517 लाख करोड़ है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने का काम इस देश का किसान करता है। इस बारे में 2 राय होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर यह पूरा सेक्टर आज संकट में है। और इससे पहले भी मैंने एक बार कहा था, और मैं सुरेश प्रभु जी यहाँ नहीं है, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ रखा था और कई सदस्यों ने भी रखा कि आज इस देश की जमीन है, यह जमीन पर कितना बड़ा बोझ आया है। 1947 में हम जब आज़ाद हो गए, तब इस देश की आबादी 35 करोड़ थी। आज वो 106 करोड़ हो गई है। और 35 करोड़ के 70 या 80% लोग खेती करते थे। आज 106 करोड़ लोगों में 60% लोग आज खेती करते हैं। यदि जमीन वही है, जमीन कम हो गई, वही में कहना ठीक नहीं है। 1947 में दिल्ली की क्या अवस्था थी और आज की अवस्था क्या है? ये दिल्ली का आसपास का सभी इलाका जो खेती में था, आज अर्बनाइज बन गया।
देश का एक जिला का केंद्र ऐसा नहीं, एक ब्लॉक का केंद्र ऐसा नहीं कि जहां खेती की जमीन कन्वर्ट हो गई नॉन एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन के लिए। बड़े बड़े धरण हम लोगों ने बनाए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हम लोगों ने बनाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने बनाई, गांव में स्कूल बनाया। ये सभी के लिए, इससे पहले खेती के लिए जो ज़मीन का इस्तेमाल होता था वो ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट हो गई। यानी 1947 से आज ज़मीन कम हो गई, मगर ज़मीन पर डिपेंडेंट रहने वाला वर्ग वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है। और इसके साथ साथ ज़मीन का बंटवारा जो परिवार में हुआ, फ्रेगमेंटेशन जो हुआ, इसमें खेती अनइकोनॉमिक होने के जाने के रास्ते पर जा रही है। जो कई सदस्यों ने यहाँ कहा मान्यवर कि जो सर्वे हुआ, इस सर्वे के माध्यम से 40% लोग आज खेती नहीं करना चाहते। उनको खेती करना नहीं चाहते यानी खेती पर उनकी दिलचस्पी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, मगर वो खेती उनका परिवार संभालने के लिए सक्षम नहीं रहती। वो खेती, उसका क्षेत्र इतना सीमित हुआ है, वो उनका परिवार चला नहीं सकते। और हम सभी जगह पर देखते हैं, सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि जिस परिवार में एक परिवार का सदस्य नौकरी करता है और दूसरा परिवार का सदस्य खेती करता है, गांव में उनकी स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी रहती है। उनका मकान अच्छा रहेगा, शायद एक मोटरसाइकिल आपको उनके दरवाजे में नहीं मिलेगी। मगर जिस परिवार में एक या दो बच्चे या सभी परिवार के सदस्य खाली खेती करते हैं, उनकी परिस्थिति बड़ी गंभीर होती है। आप उनका लैंड रिकॉर्ड देखिए, इस लैंड रिकॉर्ड में दुनिया का कर्जा का बोझ उन्होंने लिया है, ऐसा रिकॉर्ड होगा। बैंक का पैसा लिया होगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक का पैसा लिया होगा, सोसाइटी का पैसा, जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से पैसा लिया होगा, क्योंकि उनको परिवार चलाने के लिए वो खेती और खेती की आमदनी पूरी पड़ती नहीं। और इसलिए आज खेती से बाहर जाने के लिए लोग सोच रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम इस क्षेत्र में? आत्महत्या की बात यहाँ कही गई। सदन के सामने आत्महत्या के बारे में मैंने एक बार डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। यह आत्महत्या आज से नहीं है, मेरे पास 1950 से आज तक के आत्महत्या के आंकड़े हैं। और इनमें से किसान परिवार के सदस्य कितने आत्महत्या करते हैं, इसकी सेपरेट इंफॉर्मेशन 1995 से इस देश में इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1995 से आज तक हर साल देश में 1 लाख के आसपास लोग आत्महत्या करते हैं। और वो 1 लाख के आसपास जो लोग आत्महत्या करते हैं, इनमें से 12 से 14% लोग किसान परिवार के होते हैं, बाकी और परिवार के लोग होते हैं। मगर 12, 14, 16, हाईएस्ट साइड 16% आत्महत्या करने वाले लोग किसान परिवार के होते हैं। इन्हें 10,000, 12,000 लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। या पिछले 5-7 सालों से आत्महत्या का प्रमाण इस देश में बढ़ा है। मगर इससे चर्चा, बहस पिछले 2 सालों से हो रहा है। मैं खुद तीसरी बार आत्महत्या की समस्या पर बोलने के लिए इस सदन में खड़ा हूं। और मैं विनम्रता से कहता हूं कि आज की सरकार जी हुकूमत है, वो इस क्षेत्र में इस समस्या के बारे में ज़्यादा संवेदनशील है। इसलिए आत्महत्या की समस्या पर इस सदन में बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें हम रास्ता निकलना चाहते हैं। सदन में बैठे हुए कौन सी भी साइड के सदस्य हो, किसी को भी इस देश का किसान आत्महत्या करता है, इस बारे में खुशी नहीं है, उनको वेदना होती है। कई सारे लोगों की नींद खराब होती है। इतने बड़े देश की फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करने वाले लोगों में, परिवारों में आत्महत्या के रास्ता का स्वीकार करने की परिस्थिति है, यह आपसे और या मुझे बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। और इसलिए इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता। इसलिए यह आत्महत्या क्यों करते हैं, इस बारे में बड़ी गहराई से
इंक्वायरी की गई, एनजीओ की मदद ली गई, टाटा इंस्टीट्यूट जैसे एक अच्छी इंस्टीट्यूट की मदद ली गई, इंदिरा गांधी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की मदद इसमें ले ली, मैनेज जैसी इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार की मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में काम करती है, इनकी मदद ले ली, और हर परिवार की जांच की गई। इनमें से कई बातें सामने आई है जिसका जिक्र सदन में कई मान्यवरों ने इससे पहले किया है। एक, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर्ड वाटर, इरिगेशन के बारे में 40% ही खेती आज इरिगेटेड है, बाकी निर्भर रहती है मानसून के ऊपर। मानसून ठीक आ गया तो परिस्थिति खराब, ठीक नहीं आया तो परिस्थिति गंभीर। मान्यवर, आपका राज्य बिहार जैसे ठीक तरह से वहाँ ध्यान दिया तो शायद हिंदुस्तान के अनाज की समस्या हल करने की ताकत बिहार में है, इस धरती में है, वहाँ के मेहनत करने वाले लोगों में है। मगर आज सूखा की समस्या वहाँ दिखाई दे रही है, और वो सूखे की परिस्थिति वहाँ रहेगी तो इसका असर पूरे देश पर भी हो सकता है। तो सूखा, कभी बाढ़, इस परिस्थिति से हमें रास्ता निकलना होगा। ये अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर, मानसून, ये एक समस्या, बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या इसमें है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी ज़मीन की खराब हो रही है, हमारा उत्पादन घट रहा है, और इसका असर किसानों के परिवार पर हो रहा है। ये दूसरा कारण है। उचित मूल्य उनको नहीं मिला तो परिस्थिति गंभीर होती है। ये तीसरा है, ऋण मिलने के लिए जो जो इंतजाम हम लोगों ने किए थे, आज बड़े पैमाने पर ऋण देने के लिए कामयाबी आने के बावजूद 40% से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल रास्ते से ऋण मिलने का रास्ता अभी तक मिला नहीं। 60% लोग अभी तक प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाते हैं, और कई जगह पर 25 या 30% से 60% तक भी ब्याज देने की नौबत उनके ऊपर आती है। और ऐसे परिस्थिति में पैसे वापस करने की ताकत नहीं रही तो सुसाइड के रास्ते पर जाने की भावना उनके मन में आती है। और कोई समस्या खड़ी हुई है, पूरी बैंकिंग सेक्टर का एग्रीकल्चर के बारे में देखने का रवैया है, इस पर सुधार होने की आवश्यकता है। आज क्रॉप लोन के बारे में कोई रास्ता निकाला है, मगर किसानों को सिर्फ, किसान परिवार को सिर्फ फसल लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। कभी उनके घर में शादी निकलती है, कभी बच्चों की पढ़ाई की समस्या पैदा होती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, और ऐसे काम के लिए पैसे की जब आवश्यकता होती है तो उनके लिए आज पैसे मिलने की कोई रास्ता आज देश में बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति हो तो खेती के नाम पर पैसे लेना और वो पैसे दूसरे काम के लिए खर्च करना, ये पैसा डाइवर्ट होने के बाद वो पैसे वापस करने की ताकत उनकी होती नहीं, वो डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर होने का बैंक होने के बाद बैंक का रास्ता बंद होता है, प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाता है, और उस सर्कल में वो जाता है। इससे उनका छुटकारा नहीं होता। कई लोग आत्महत्या के लिए, इस ये कारण आत्महत्या के लिए है। ऐसे भी कुछ बातें हमारे सामने आई है, और ये सब में कोई ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 4-2 दिन में या 4-2 साल में परिस्थिति पैदा हो गई, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ। जब हम आज़ाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी का नेतृत्व था, पंडित जी ने सबसे ज़्यादा ध्यान पंचवार्षिक योजना में कृषि क्षेत्र के लिए दिया था। पंडित जी ने कहा था एक जगह पर, एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। उनका टोटल अप्रोच एग्रीकल्चर के बारे में वो था। और ये इसलिए उस जमाने में एक खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छे कुछ कदम उठाए गए थे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। सदन के कई सदस्यों को मालूम नहीं होगा या होगा तो मुझे खुशी होगी। हमेशा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो हमारे सामने समाज के दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया, ये बात हमारे सामने आती है।
या देश की संविधान तैयार करने में उनका बड़ा योगदान था, ये बात हमारे सामने आती है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर का एक दूसरा एस्पेक्ट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर थे स्वतंत्र आज़ादी से पहले। वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस देश के आगे की परिस्थिति अपने नज़र के सामने रखी और कोई अच्छे कदम उठाए थे। और इन अच्छे कदमों में भाखड़ा नंगल का डिसीजन, दामोदर वैली का डिसीजन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेटअप करने का डिसीजन, इंटरस्टेट ग्रिड तैयार करने का डिसीजन, इसकी पूरी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जमाने में की थी। दुनिया आज उनके कई समर्थक, उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर का ये योगदान मालूम नहीं। पंडित जी की एक साइंटिफिक टेम्पर की दृष्टि, साइंटिफिक रास्ते से जाने की उनकी दृष्टि और इस तरह से उनके सहयोग के साथ, और इसलिए उसी पहली पंचवार्षिक योजना हो, दूसरी पंचवार्षिक योजना हो, तीसरी पंचवार्षिक योजना हो, इस सभी कालों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में इस देश की हुकूमत आने के बाद अनाज की समस्या बड़ी गंभीर समस्या बनी थी, और इससे रास्ता निकलने के लिए सी सुब्रमण्यम नाम के एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस देश में मिले। इस देश का सौभाग्य है। और उनके साथ साथ बाबू जगजीवन राम, उन्होंने कई साल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ली। इन दोनों के नेतृत्व में एक सबसे बड़ा काम इस देश में हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान हुआ। सदन की जब चर्चा शुरू इस विषय पर हो गई तो हमारे कुछ साथियों ने सीड की समस्या यहाँ रेज की गई। बात सच है कि हमारा उत्पादन बड़ा ना हो तो हमें अच्छे तरह से सीड की आवश्यकता होती है। कई मान्यवर सदस्य ने सीड में जो बदलाव आ रहा है इस बारे में चिंता सदन के सामने व्यक्त की। इनमें उन्होंने ये कहा कि हमारा ट्रेडिशनल सीड ये फायदेमंद है। ये बात सच है, कुछ ट्रेडिशनल सीड हम लोगों को मददगार हो सकता है, मगर सीड के में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इस देश में जो हरित क्रांति हो गई, इसका एक इतिहास है। सी सुब्रमण्यम ने गेहूं की कमतरता इस देश में थी, तब विदेश से गेहूं का सीड एक शिप लोड यहाँ लाया था। मैक्सिकन गेहूं उसको बोलते थे। नॉर्मन बोरलॉग, जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने इस क्षेत्र में संशोधन किया था। वो हिंदुस्तान के बड़े मित्र थे, वो हमेशा देश में आते हैं। आज उनकी उम्र 90 से ऊपर है, फिर भी 6 महीने पहले इस देश में आए थे, दिल्ली आए थे। जगह जगह पर कृषि क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है, संशोधन होता है, वहाँ जाकर वहाँ के साइंटिस्ट के साथ एक रिश्ता रखने का काम वो हमेशा करते हैं। तो उन्होंने वैरायटी डेवलप की, एक शिप भर के वो वैरायटी से वो माल यहाँ लाया गया। सुब्रमण्यम साहब ने देश के सभी एग्रीकल्चर कमिश्नर की एक बैठक बुलाई और ये सीड का इस्तेमाल करिए कहा। तो आपको ताज्जुब लगेगा, एक पंजाब राज्य छोड़कर किसी राज्य का किसी एग्रीकल्चर कमिश्नर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसके ट्रायल लेने के लिए तैयार नहीं था, और पंजाब ने वो ट्रायल ले ली। और पहले साल पंजाब में इतना गेहूं की पैदावारी हो गई कि गेहूं रखने के लिए जगह नहीं थी। स्कूल के बिल्डिंग का इस्तेमाल उस समय ने किया था। इस देश का ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत तब से हुई थी। मगर ये समस्या हल करने के लिए हम लोगों को कामयाबी आ गए। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हम लोगों ने 208 मिलियन तक हम पहुंचने के लिए हम लोग कामयाब हो गए, मगर 6 प्लान के बाद परिस्थिति में बदलाव आ गया। और ये बदलाव ऐसा आ गया कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करने की जो आवश्यकता है, दिन ब दिन हर साल इसमें कमी आनी शुरुआत हुई। 1980-85 6 plan, all India situation indicate that the gross fixed capital formation in agriculture as proportion to GDP has declined from 3.1% to 1.6%, that is during 1980-85, that is 6th plan, and to during
97-2000 अप टू 9 6 to 9 प्लान, ये 15 साल के समय में हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट वहाँ जो 3% तक पहुँची गई थी प्रोपोर्शन टू जीडीपी, दैट हैज़ कम डाउन टू 1.6%। हमारी राशि इसमें कम हो गई। इन्वेस्टमेंट इन एग्री एज परसेंटेज शेयर ऑफ द जीडीपी एट द करंट प्राइसेस हैज डिक्रीज फ्रॉम 2.56% टू 1.6%, दैट इज ईयर 99 to 2004। और इससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति ये है कि पब्लिक एंड प्राइवेट टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, इसमें दिन ब दिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट का वो कम होने लगी, और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आती है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसी टाटा बिरला की नहीं थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी किसानों ने बैंकों से बोझ अपने सिर पर लेकर, जो चाहे कुआं निकलने के लिए, बोर लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट की, ये पूरी इन्वेस्टमेंट किसानों की इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से इस देश के किसानों का बोझ बढ़ गया और जो बाकी समस्या आ गई, इसलिए वो डेट सर्कल में जाने की एक नौबत उनके सामने आ गई। और इसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि हमारी जमीन के होल्डिंग की साइज फ्रेगमेंटेशन के बाद बहुत कम हो गई और खेती अनिकॉमिक होने लगी। इसके साथ कुछ और कोई कदम उठाने की यहाँ आवश्यकता थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पानी, विदाउट इरिगेशन यू कैनॉट डू फार्मिंग। जैसे हम लोगों ने कि टोटल इन्वेस्टमेंट कम थी, जो यहाँ हमारे सदस्य तेजस्वी ने जो बात की है, बात बिल्कुल 100% बराबर है कि हम पानी के क्षेत्र में भी इरिगेशन के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट करने की जो आवश्यकता थी, इसमें हमारी कमियां हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान में मेजर 232 प्रोजेक्ट, मीडियम 929 प्रोजेक्ट, और जो पुराने जिसमें दुरुस्ती करने की आवश्यकता है ऐसे 87 प्रोजेक्ट, ऐसे 1248 प्रोजेक्ट कई सालों से बनने में लगे हैं। 30 सालों से इनमें से कई प्रोजेक्ट 30 साल पहले जिसका काम शुरू हुआ अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस प्रोजेक्ट की कीमत, जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ थी, आज 700 करोड़ के भी ऊपर गई, अभी तक पूरा हुआ नहीं, क्योंकि इस काम के लिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसके साथ साथ जो हमारी जमीन है, जो सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता थी, इसमें भी हम कम पड़े। ये सभी समस्या हमारे सामने आई है। आज इनमें से हमें रास्ता निकलना है। किस तरह से रास्ता निकल सकते, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जमीन का बोझ हम कैसे कम कर सकते, इस पर हमें ध्यान देना होगा। किसान परिवार का लड़का 100% खेती में ही रहना चाहिए, इसमें हम कोई सुधार कर सकते हैं क्या? उसका एजुकेशन बढ़ाकर उनको दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कोई हम एक नया रास्ता दिखा सकते हैं क्या? इसमें सोचने की आवश्यकता है। आज किसान परिवार के लड़के खेती छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, जहां जाने का मौका दे सकते हैं वहां उनको एनकरेज करने की आवश्यकता है, और जमीन का जो बोझ है वो कम करने के लिए भी आवश्यकता है। इस पर हमें ध्यान देनी होगी। जो कोई खेती है, इसमें पानी की समस्या दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 साल में पहले बार इरिगेशन के लिए पिछले 8-10 साल में जितनी प्रोविजन नहीं की थी, इतनी बड़ी पैमाने पर प्रोविजन की गई। इससे भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जहां पानी आने की संभावना नहीं, वहां वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करने की आवश्यकता है। वाटरशेड डेवलपमेंट का काम इस देश में 4-5 एजेंसीज करती थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काम होता था, रूरल डेवलपमेंट से होता था, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से होता था, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री से होता था, प्लानिंग कमीशन से होता था। कहीं ना कहीं यहाँ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। और इसलिए ये सरकार ने रेनफेल अथॉरिटी का डिसीजन ले लिया।
15 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले इसका डिसीजन फाइनल हो गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नेतृत्व पर। रेनफॉल अथॉरिटी इस देश में ये वाटर कंजर्वेशन का काम में बड़े पैमाने पर काम करेगी और इस बारे में एक बहुत बड़ा डिसीजन इस क्षेत्र में लेने के लिए किया था। सीड, अच्छा तरह से बीज मिलना चाहिए, इस पर भी कई सदस्य ने अपनी यहाँ कोई विचारधारा रखी। जब डिस्कशन की शुरुआत हुई थी मोहन सिंह साहब ने, तब उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस 2 साल में कितनी नई वैरायटी डेवलप की, ऐसा एक सवाल यहाँ पर किया था। मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पिछले 2 सालों में 240 नई वैरायटीज अलग अलग किस्म की इस देश में डेवलप करने के लिए हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी कामयाब हो गई है। फिर भी इसमें काम करने की आवश्यकता है। कई सीड के बारे में सदन में अलग अलग विचारधारा यहाँ रखी गई। एक दुनिया के सामने आजकल एक कंट्रोवर्सी आई है जिसको बोलते हैं जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, और बीटी कॉटन। कई सदस्यों ने बीटी कॉटन के बारे में अपनी रिजर्वेशन यहाँ रखे। ये बात सच है कि जो आत्महत्या हुई, इनमें से कॉटन एरिया में आत्महत्या का परसेंटेज ज़्यादा है। ये ज़्यादा है इसलिए कि जहाँ कॉटन होता है, इनमें से पंजाब और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का हिस्सा छोड़ दिया, तो बाकी सभी जगह पर कॉटन ये रेनफेड क्रॉप है। जहाँ पानी का पक्की खातिर नहीं है, पानी मिलेगा इसी पक्की स्थिति नहीं है, वहाँ कॉटन के लिए सीड के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, फर्टिलाइजर के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, स्प्रेइंग के लिए ज़्यादा पैसे के लगाए, और ये सब करने के बाद उत्पादन ठीक नहीं हुआ, कीमत ठीक नहीं मिली, तो ये किसानों के ऊपर जो बोझ जाता है, इस बोझ में कभी कभी कुछ लोग सहन नहीं कर सकते और आत्महत्या के रास्ते पर जा सकते हैं। 1-2 सदस्यों ने यहाँ ये कहा कि बीटी कॉटन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज दुनिया में 3 देशों में बीटी कॉटन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है: चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको। और ये तीनों देशों में कॉटन का जो क्षेत्र है वो 80-90% तक बीटी पर लाने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। अपने देश में गुजरात में बीटी कॉटन का लाभ हुआ, ज़्यादा क्षेत्र हुआ। पंजाब में बीटी कॉटन लेने के लिए पिछले साल तक इजाज़त नहीं थी। पंजाब का किसान ने वो इजाज़त है या नहीं देखा नहीं, दुनिया से कहाँ से भी वो सीड मिलाने के लिए उन्होंने कोशिश की, अपना क्षेत्र में बीटी कॉटन लगाया, और पंजाब को आज एक अल्टरनेटिव क्रॉप कॉटन मिला है, और बीटी कॉटन से माध्यम में उन्हें कामयाबी मिली है। मगर एक बात सच है कि जहाँ रेनफेड कॉटन है वहाँ बीटी कॉटन लेना रिस्क है, क्योंकि पानी नहीं आया तो बीटी कॉटन का सीड महंगा सीड है, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका फसल गया तो किसानों के ऊपर बोझ ज़्यादा होता है। और इसलिए जहाँ पानी नहीं वहाँ इस तरह का फसल लेना, क्रॉप लेना, इस बारे में 10 बार सोचने की आवश्यकता है। मगर ये टोटल सीड ही खराब है, ऐसी ये स्थिति नहीं है। ये बात यहाँ कही गई कि इसका असर क्या होता है हेल्थ पर, ये देखने की आवश्यकता है। जब नई वैरायटी कभी भी इस देश में रिलीज होती है, इसकी 6-6 साल हम लोग ट्रायल लेते हैं, और ट्रायल लेते समय एनवायरनमेंट पर असर क्या होता है, हेल्थ पर असर क्या होता है, जमीन के सॉइल पर असर क्या होता है, ये 3 बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बड़ी गंभीरता से यहाँ देखने की जिम्मेदारी अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी करती है। और सभी ये तीनों क्षेत्र में ये जो कोई वैरायटीज़ है, वो वैरायटी ठीक है, इस तरह का रिपोर्ट आने के बाद ही बीटी कॉटन की इजाज़त दी गई। बीटी कॉटन की इजाज़त ये सरकार यूपीए के आने से पहले 2 साल दी थी। जो कोई कदम उठाया पुराने सरकार ने, वो कदम ठीक था, और इसका फ़ायदा हो जाएगा, इसमें मुझे पूरी तरह से विश्वास है। आज के परिस्थिति में कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश आने की आवश्यकता है, इरिगेशन के लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है,
एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मार्केटिंग प्रोसेसिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, साथ साथ सप्लीमेंट्री इनकम किसानों को किस तरह से हो सकता है इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ कदम उठाए गए हैं। मैंने सदन के सामने इससे पहले भी कहा था, यह सरकार हुकूमत में आने के बाद पहले 15 दिन में एक डिसीजन ले लिया कि हम 3 साल में एग्रीकल्चर क्रेडिट दुगना करना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी आ गई। हर साल 110% से ज़्यादा जो टारगेट था वो पूरा करने के लिए कामयाबी इसमें आ गई।